जैसा कि आपको पता है, स्कूल व्याख्याता भूगोल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम यहाँ समझ रहे हैं और उनका अच्छे से विश्लेषण कर रहे हैं, ताकि हम ये जान पाएँ कि आरपीएससी की डिमांड क्या है, स्कूल व्याख्याता वो किसको बनाना चाहती है, किस प्रकार के अध्ययन की हमें ज़रूरत है। और मैं दावे से कह सकता हूँ जो हम विश्लेषण कर रहे हैं ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। कभी भी हम किसी नए सर से पढ़ते हैं तो 5-7 दिन हमें एक टीचर की मेंटलिटी और सोच को समझने में लग जाती है। शायद आपके साथ भी ऐसा हो, लेकिन अगर आप मेरे 4-5 क्वेश्चन सोल्व करने के तरीके तक आप भी देख लिए इस वीडियो को, तो आप आगे अपने आप देखोगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। और मैं आपके एक समझ विकसित कर दूंगा। और जो पेपर विश्लेषण कर रहे हैं उसके आधार पर हमारा एक क्रेश कोर्स भी ऑनलाइन यूट्यूब पे चल रहा है, जिसकी प्लेलिस्ट में आप जाकर देखेंगे। स्कूल व्याख्याता के लिए अलग से प्लेलिस्ट बन रही है, जिस पे हमने अभी क्रेश कोर्स की 3 क्लासें उसमें कर ली है। तो आप देखें, रोज़ एक क्लास उसमें होगी। और वो सारे क्वेश्चन हम क्या करते हैं, विगत वर्षों में आए हुए आरपीएससी के जो ट्रेंड है उसको देखते हुए पढ़ते हैं, और जिस लेवल की बात की है उस लेवल तक की बात उसमें की जाती है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज शुरू करते हैं स्कूल व्याख्याता 2015 का ये, और फिर समझते हैं कि क्या डिमांड है। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन आप देखोगे तो इसमें पीर पंजाल श्रेणी के अंगों की बात की है कि पीर पंजाल श्रेणी जिसका अंग है वह क्या है। देखिए दोस्तों, इसमें हमारे पास ट्रांस हिमालय, उसके बाद महा हिमालय जिसको आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, उसके बाद लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ये जो क्रम है अपना, ये नॉर्थ से साउथ है। इसमें बहुत सारी पहाड़ियाँ भी है, बहुत सारी श्रेणियाँ हैं, जैसे कि ट्रांस हिमालय में लद्दाख, काराकोरम और जास्कर है। महा हिमालय सतत है, सबसे ऊंचा है, सबसे लंबा है, और सबसे मेन जो हिमालय वो मुख्य हिमालय यही है, जिसको हिमाद्री हिमालय के नाम से जाना जाता है। उसके दक्षिण में लघु हिमालय है, जिसमें जम्मू कश्मीर में जिसको पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में जिसको धौलाधर, और उत्तराखंड में मसूरी में उसको मसूरी कहते हैं, और नेपाल में जिसको महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और शिवालिक सबसे नवीनतम है जो दक्षिण में है, ठीक है। और इसमें कई बार साउथ, नॉर्थ से साउथ में पहाड़ियों का क्रम पूछ लेते हैं, तो आप इसको याद रखना। एक ठीक बता रहा हूँ, काली जिप्सी, काली से काराकोरम, ल से लद्दाख, जय से जास्कर, प से पीर पंजाल और सी से शिवालिक। ये उत्तर से दक्षिण में क्रम है, कई बार पूछा हुआ है, आप इसको याद रखिए काली जिप्सी ट्रिक के। तो ये पूरा पीर पंजाल जैसा कि आपको पता है पीर पंजाल किसकी है। अभी ये यहाँ पर था पीर पंजाल जो कि लघु हिमालय में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लघु हिमालय, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, और ये हम समझेंगे क्रेश कोर्स में जो हम पढ़ेंगे। अभी प्रैक्टिकल का क्रेश कोर्स का पहली हम सीरीज़ ले रहे हैं प्रैक्टिकल से, उसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी भी आएंगे। फिर जो आप जो टॉपिक कहोगे उसको पहले पढ़ाएंगे, एक बार प्रैक्टिकल कराऊंगा, क्योंकि ये हमारी कमजोरी है और मैं चाहता हूँ कि हमारी कमजोरी हमारी ताकत बने। और जिस दिन हमारी कमजोरियाँ हमारी ताकत बन जाएगी, कोई भी हमें सफलता से नहीं रोक सकता, ऐसा मेरा मानना है। तो इसमें आ गया दूसरा कौन सा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है कि जिसमें अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी भूमध्य रेखा की ओर क्रमशः नहीं बोलते कम होती जाती है, वह प्रक्षेप क्या है। तो अब प्रक्षेप जब भी पढ़ोगे आप, तो कम से कम उनके डायग्राम हमें याद होंगे, तो ये क्वेश्चन आराम से कर पाओगे आप। इस क्वेश्चन के लिए क्या चाहिए आपको, जब भी आप प्रक्षेप पढ़ें, तो आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज रात 9:30 बजे से लाइव क्लास होगी, जिसमें प्रोजेक्शन पढ़ा जाएगा प्रक्षेप क्यों है, और ये सारे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके आधार पर। तो इसके क्वेश्चन का सोल्व करने से पहले मैं आपको कुछ क्लिक दिखाना चाहता हूँ। ये 4 है, देखिए पहला है हमारा ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप। तो इस प्रक्षेप में आप देखोगे तो इसमें क्या है कि ये नॉर्थ है, नॉर्थ पोल यहाँ पर है, नॉर्थ पोल दिख रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है। ये धीरे धीरे ये भूमध्य रेखा आ गई। तो आप देखोगे कि यहाँ की जो डिस्टेंस है पहले ज़्यादा है, फिर ज़्यादा है, और फिर
कम होती जा रही है क्रमशः। किधर? ये जो रेखा दिख रही है आपको, ये भूमध्य रेखा, इसके अंदर लिखा भी है इक्वेटर। इसमें जाओ आप तो ये कौन सा है? बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप, जो कि अपना बी ऑप्शन है। जिसमें देखोगे तो भूमध्य रेखा दूर, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूरों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर कम होती है, जबकि आप यह देखोगे तो यहाँ पर जो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी है वो बढ़ती जा रही है। तो मतलब ये ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। इसी प्रकार से ये बौन प्रक्षेप, जिसको शंक्वाकार समक्षेत्र प्रक्षेप भी कहते हैं, इसमें भी आप देखोगे तो भूमध्य रेखा की ओर जब हम जाएंगे तो इसमें ये डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। इसमें तो समान है सब में, तो ये सिनुसोइडल तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। तो हमारा जो इस मैप अगर मानचित्र के आधार पर देखेंगे तो इसका जो आंसर होगा 2 का, वो हमारा आंसर है ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप। इसका आंसर है ट्रांस हिमालय। चाहो तो आप इसको फिर बाद में स्क्रीनशॉट लेना। एक बौन प्रक्षेप में क्या है, बौन प्रक्षेप की बात कर रहा है। बौन प्रक्षेप को क्या कहते हैं हम? शंक्वाकार समक्षेत्र प्रक्षेप। ये क्या बोलते हैं इसको, जो मानक अक्षांश होती है उस पर शुद्ध होता है। मध्य अक्षांशों के मानचित्र एवं वितरण मानचित्र बताने के लिए ये उपयोग में होता है। तो 50 डिग्री मानक है के आधार पर बनाया जाता है, उसे पुनः 25 डिग्री उत्तर मानक के आधार पर बनाया जाता है। तो उसकी अक्षांश रेखाओं की वक्रता क्या होगी, जो घूम रही है वक्रता, जो वक्रता क्या होगी? तो इसके लिए मैं आपको वापस दिखाना चाह रहा हूँ। ये बात कर रहा है कि ये जो वक्र है, कर्व आ रहा है, ये क्या होगा? ये घटेगा, बढ़ेगा या ऐसा ही होगा? तो इसके लिए आपको क्या है कि ये क्वेश्चन आपको डिमांड कर रहा है कि आपको प्रोजेक्शन बनाना भी आना चाहिए। देखो इसमें आपको एग्जांपल देता हूँ मैं। आरएफ दे रखा होता है, उसमें प्रधान अक्षांश जो है 50 पे पहले बनाया हुआ है, और इसको हम 25 डिग्री पर बनाएंगे तो वक्रता घटेगी या बढ़ेगी, ये हमारा क्वेश्चन है। इंटरवल ये मान लेते हैं इसमें। तो ये आपको बनाना आना चाहिए। ये बनाने का प्रोसेस बताया मैंने, और इसको डिटेल से मैं आज शाम की क्लास में बताऊंगा कि किस प्रकार से बने, क्योंकि यहाँ टाइम नहीं है इतना, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी वक्रता की बातें कर रहे हैं कि ये वक्रता घटेगी या बढ़ेगी। तो इसका जो मैं बता देता हूँ यहाँ पर आंसर आपको, कहाँ गया क्वेश्चन। तो इसमें जो वक्रता है वो घटेगी, और अगर ये 50 की जगह 60 होता तो इसकी वक्रता बढ़ती। तो ये आपको ये डिमांड की क्या डिमांड हो रही है, इस क्वेश्चन से सोल्व करने के बाद हम समझ पा रहे हैं कि हमें ये बनाना भी आना चाहिए। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। इसको हम क्लास में डिस्कस करेंगे तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। केंद्रीयता के जिस माप से विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम होता है वो क्या है? तो इसका है माध्य। ये जब केंद्रीय प्रवृत्तियाँ पढ़ेंगे तब इन चीज़ों को समझेंगे, और ये एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे क्या क्या फ़र्क पड़ता है। किसी वितरण में सबसे अधिक बारंबारता आती है, उसका मूल्य होता है, तो उसको क्या कहते हैं? ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। बहुलक कहते हैं, जो संख्या बार बार आए वो बहुलक कहलाता है। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार हम समझ पाएंगे कि क्वेश्चन पेपर में जो आरपीएससी की डिमांड क्या है। इसी प्रकार में ये इस 2015 का नहीं है, ये 2018 में क्वेश्चन आए हुए हैं। निम्न में से किस प्रक्षेप में भूमध्य रेखाओं को नहीं खींचा जाता? तो ये बता रहा हूँ कि प्रोजेक्शन से कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि शाम की जो क्लास है वो प्रोजेक्शन से संबंधित है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर ऐसे क्वेश्चनों की एक बार थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। तो आप इसमें देखेंगे कि कौन से प्रक्षेप में, तो इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दूंगा, क्योंकि यहाँ सोल्व पूरे स्लाइड दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो ये कल भी हमने डिस्कस किया था। तो इसमें देखोगे आप, इस जो पर्टिकुलर है ये नौमोनिक ध्रुवीय प्रक्षेप का मध्य प्रक्षेप है, जेनिथल। तो इसमें देखोगे आप, नॉर्थ पोल 90 डिग्री है, 70 है, 50 है और 30 डिग्री है। इसमें कहीं पर भी 0 डिग्री भूमध्य रेखा नहीं है। तो ये जो प्रोजेक्शन है, तो इसके आधार पर हम क्या निकालेंगे, ये। ठीक है, तो आपको मेन जो मेरा बताने का मतलब है कि हमें कोई भी प्रोजेक्शन है, कम से कम उसकी आकृति पता होनी चाहिए। उसके अंदर बनाना आए या नहीं आए ये तो सेकेंडरी पार्ट है, पहले तो उसकी आकृति हमारे दिमाग में, जहन में होनी चाहिए। अगर ऐसा है, निम्न से कौन सा यथाकृतिक प्रक्षेप है? यथाकृतिक प्रक्षेप की बात की जाए, यथाकृतिक प्रक्षेप कौन सा प्रक्षेप है? मर्केटर का प्रक्षेप है, जो शुद्ध आकृति प्रक्षेप भी है। 2 विशेषताएं कल भी मैंने क्लास में आपको बताया था। कोई भी प्रोजेक्शन है
देखो, मानचित्र कोई भी पूर्ण रूप से सही नहीं होता, चाहे आप स्केल पे बनाएं। स्केल पे बनाया जाता है उसको मानचित्र कहते हैं, और बिना स्केल जो बनाओगे उसको रेखाचित्र कहते हैं। तो 3 होती है हमारे पास: शुद्ध आकृति, शुद्ध आकृति, शुद्ध दिशा और शुद्ध क्षेत्रफल। ठीक है, तो इनमें से जब भी हम मानचित्र बनाएंगे तो 3 प्रकार की उसमें गलतियां रहने की संभावना है। ये 3 प्रकार की गलतियां रहती है, लेकिन हम मैक्सिमम 2 गलतियों को ठीक कर सकते हैं, तीसरी एरर तो उसमें रहेगा ही रहेगा। तो इसी प्रकार मर्केटर प्रक्षेप में उसमें 2 सुधार तो कर सकते हैं। शुद्ध आकृति, जिसको क्या कहते हैं यथाकृति, जिसको क्या कहते हैं हम ऑर्थोमॉर्फिक, और शुद्ध दिशा जेनितल। तो ये जो चीज़ तो इसमें रहेगी, लेकिन फिर भी क्षेत्रफल की गड़बड़ी तो इसमें होती है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या है हमारे पास? मर्केटर प्रोजेक्शन। इस प्रकार प्रोजेक्शन आज शाम को पढ़ेंगे 9:30 बजे लाइव क्लास में, तो इनको और चर्चा करेंगे। आते हैं 2015 के पेपर में, यदि समंकों में से कोई स्थिरांक घटा दिया जाए तो उसके प्रमाप विचलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इस प्रकार प्रमाप विचलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? ये अपरिवर्तित रहेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन प्रमाप विचलन में से भी आएंगे, तो इनको भी हम चर्चा करेंगे और क्रैश कोर्स में इसको भी शामिल करेंगे। समंकों को स्थिरांक में विभाजित करने पर, समंक है उनको स्थिरांक में विभाजित करेंगे तो क्या होगा? तो माध्यम और प्रमाप विचलन स्थिरांक विभाजन के बराबर कम हो जाएगा। ये इसका आंसर सही है। मेंटल जिन सेलों से निर्मित है वह है, देखिए जब भी मेरे क्रैश कोर्स में आ जाए, जो चट्टानें हैं, चट्टानें सबसे जो भूलभुलैया बहुत ज़्यादा भूलते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद भी चट्टानें याद नहीं होती कि कौन सी कायांतरित है, कौन सी अवसादी है, कौन सी रूपांतरित है, और अवसादी का रूपांतरण क्या होगा, किस चट्टान का रूपांतरण क्या होगा, किस में सिलिका की मात्रा ज़्यादा है, किस में लोहा एस्क की मात्रा ज़्यादा है। अगर मैं ये कहूँ कि अगर ज्योग्राफी में कौन सी, जियोमॉर्फोलॉजी की मैं बात करूं, अगर आपने चट्टानें समझ ली तो आपकी जियोमॉर्फोलॉजी आसान हो जाएगी। चट्टान समझोगे, चट्टान की संरचना समझोगे, इससे मिट्टी बनेगी, कृषि होगी, उस पर वनस्पति उसके अकॉर्डिंग होगी, उसके अकॉर्डिंग व्यापार होगा, व्यापार के अकॉर्डिंग देश के विकसित राष्ट्र होंगे, वहाँ जनसंख्या का लेवल होगा, उसके अकॉर्डिंग मानव विकास सूचकांक होगा, उसके अकॉर्डिंग वहाँ की आर्थिक गतिविधियाँ होगी। ठीक है, वहाँ के अनुसार पशुचारण भी वैसा ही होगा। तो सारे की सारी जो क्रियाएं हैं वो कहीं ना कहीं चट्टानों की संरचना पर है। चट्टान संरचना तो वहाँ भूकंपीय, प्राकृतिक आपदाएं होगी, अपरदन होगा, इरोजन होगा, टोपोग्राफी कैसी बनेगी, ये सारी की सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती है? चट्टानों की संरचना पे करती है। और जब हमें चट्टानों की संरचना पता लग जाएगा तो फिर हम डिजास्टर मैनेजमेंट, देखिए कहाँ से बातें निकल के आती है। आप इस चीज़ को सोचना, आप कभी किस अलग थलग कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा जाता है, अलग थलग कोई चीज़ नहीं पढ़ी जाती है। आप अगर मल्टी डायमेंशनल सोच सकते हैं किसी चीज़ के बारे में, तब सोचिए। जैसे अभी मैंने बताया कितने कहाँ पहुँच सकते हैं अपन, भाई मिट्टी, फसल और मृदा अपरदन की बात कर रहे हैं। मृदा अपरदन से हम डिजास्टर मैनेजमेंट को ला रहे हो आप। तो एक प्रशासक या एक शिक्षक को इस प्रकार से अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि ये सारे एस्पेक्ट उसमें समझ में आ जाए कि क्यों पढ़े। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ मित्रों, कभी भी इंसान बिना स्वार्थ कोई काम नहीं करता है। आज मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो इसमें मेरा कोई स्वार्थ है, आप पढ़ रहे हो आपका कोई स्वार्थ है। ठीक है, किसी की स्वार्थ के साथ कोई इच्छा होती है। मेरी इच्छा है कि जो मैं कंटेंट, गुणवत्तापूर्ण कंटेंट पढ़ाएं तो ये उन तबकों तक भी जाए जो कोचिंग की फीस अवेलेबल नहीं करा पाते, उनके पास है नहीं। तो मेरा तो ये है, उद्देश्य भी है और मेरा, ठीक है, और अपनी एक पहचान बने। मेरा इसमें स्वार्थ क्या है कि मेरी भी एक पहचान बने। आपका उद्देश्य क्यों कि आप भी चाह रहे हैं कि इसको पढ़कर हम सक्सेस। तो इसीलिए हमें प्राकृतिक आपदाओं के बारे में, इन सब के बारे में जानने के लिए हमें
इन चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और समझना, मल्टी डायमेंशनल थॉट के साथ समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो आते हैं, जब हम क्रैश कोर्स में करेंगे तो विस्तार से पढ़ाऊंगा मैं इनको सबको आपको, और आपकी सोच एक डेवलप होनी चाहिए। मैं कहता हूँ आपका क्या लेवल होना चाहिए, और जिस दिन एक लेवल होता है, जैसे हम लोग ड्यू पॉइंट का मतलब होता है कि जहाँ पर जाकर वर्षा की कंडीशन बनती है, तो वहाँ तक अगर सापेक्ष आर्द्रता पहुँचती है तो वहाँ से बारिश स्टार्ट होगी। और अगर सापेक्ष आर्द्रता वहाँ तक पहुँचती नहीं है, आर्द्रता बढ़ी, फिर तापमान कम हो गया, फिर बढ़ी, फिर जलवाष्प नहीं पहुँच पा रहा, तो वो नीचे वेरिएशन करता रहता है, तो वो उस पॉइंट तक नहीं पहुँचेगा, तो बारिश कैसी होगी। ठीक उसी प्रकार से एक स्टूडेंट के जीवन में भी ऐसा होता है कि एक डिमांड, पर्टिकुलर एग्जाम की एक डिमांड होती है, तो आपका नॉलेज वहाँ तक जाना चाहिए। आपका ऊपर नीचे वेरी करेगा और वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे अपने अपडेट को। कभी मान लो आपने 6 महीने तैयारी करनी कंटिन्यू और आपका टारगेट पहुँच, लेकिन हम 3 महीने पढ़े, फिर 2 महीने छोड़ दिए, वापस वही नीचे ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए एक डिमांड होती है नॉलेज की, वहाँ तक पहुँचना ज़रूरी है। और जिस दिन आपका ये नॉलेज का डिमांड हो जाएगी तो सारे एग्ज़ाम आप क्रैक कर पाओगे। आ जाओ मोह। अब ये सही युग्म देखना है इसमें कि कौन सा सही है। तो इसमें मोह रेखा स्थल मंडल और दुर्लभता मंडल को पृथक करती है, ये सही है। मोह दुर्लभता मंडल और मेंटल को पृथक करती है। दुर्लभता मंडल तो किस में होता है, मेंटल में होता है। मेंटल एक मुलायम परत है। अब दुर्लभता मंडल एक मुलायम परत है, ये भी सही है, कथन तो मुलायम ही है, इसको प्लास्टिक कहते हैं, ये भी सही है। तो 2 चीज़ें सही हो रही है इसमें। ठीक है, तो हम किसको आंसर माने, तो किसी भी नहीं है, इसलिए इसको आरपीएससी ने डिलीट कर दिया क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें 2 स्टेटमेंट आपके सही आ रहे थे। न्यूनतम गहराई पर मेघमा का गुंबदाकार, जब ये ज्वालामुखी की स्थलाकृतियाँ हैं और ज्वालामुखी के आंतरिक स्थलाकृतियों को जो पढ़ोगे तो इसमें पाओगे। इसका एक डायग्राम है, वो डायग्राम आपको याद करना पड़ेगा। इसका मैं आंसर बता देता हूँ, इसका है लेकोलिथ। और लेकोलिथ, और अगर यही अगर गहराई में हो जाए तो ये बैथोलिथ हो जाएगा। ये कटोरे रूम में स्थिर करती है, ये यूं है लेकिन ये गहराई में है, ये दोनों सेम है लेकिन ये ऊपर है गहराई में, तो न्यूनतम गहराई की बात कर रहा है, तो इसका आंसर इस प्रकार से कौन सा होगा, ये आंसर हो जाएगा। नदी घाटी में गहरा होने में सहायक कौन करता है, नदी घाटी है उसको गहरा करने में कौन कौन से कारक सहायता करते हैं, ये आपको बताना है। ये यूपीएससी का ट्रेंड है और आरपीएससी इस ट्रेंड पर चल चुकी है। मैं कह रहा हूँ कि इस बार तो क्वेश्चन आपके पहले की तुलना में आपका पेपर कठिन होगा। आरपीएससी क्या कर रहा है, एक रटू रटाई तोते की जगह आपका कंसेप्ट क्लियर वाले टीचर चाहिए, जो अच्छे से बच्चों को प्रैक्टिकल पढ़ा सके, जो अच्छे से बच्चों के फिजिकल के थॉट्स, जो सिद्धांत है उनको क्लियर कर सके। तो ये सारे, अगर नदी घाटी गहरा है तो आपको पता होना चाहिए अपघर्षण क्या है, सन्निघर्षण क्या है, जल दबाव और गर्तिका छेदन। तो जैसे आपको एक चीज़ हो जाएगी, तो इसमें आप क्या बताओगे, भाई जल गर्तिका भी है, जल दबाव से भी होगा। ठीक है, सन्निघर्षण से तो घाटी गहरा कहाँ होती है, सन्निघर्षण का मतलब क्या होता है कि कण आपस में टकराकर ऊपरी कण ही कण टूट फूट करते हैं, कणों से मतलब नहीं है। तो इसमें सन्निघर्षण वाला जैसे आप काटोगे बी काट दो तो कौन सा ऑप्शन बच गया आपको, तो आपको पता होना चाहिए सन्निघर्षण क्या है, अपघर्षण क्या है। कोई भी कण है जब तली में काट करते हैं, काट छाँट करते हैं, तो उसको कहते हैं अपघर्षण। जल दबाव तो होगा ही, चट्टानें टूटती दबाव के कारण। गर्तिका छेदन, जब भी मोर बनता है तो वहाँ पर भी ड्रिलिंग होती है एक तरह से, तो ये भी घाटी को गहरा करने का काम करता है। इस प्रकार से आगे तो आपका कंसेप्ट की देखो, आधार तल धनात्मक परिवर्तन होता है। आधार तल आपको पता है, पावेल ने दिया था। जैसे मान लो ये है और ये, इसमें हमारे पास जल है और यहाँ से कोई नदी आ रही है। अब नदी क्या करेगी, तब तक काट करेगी तब तक कि इस जल लेवल के बराबर नहीं आ जाए। तो ये आधार तल यहाँ होना चाहिए था, अब करते करते कहाँ जाएगा, ये नीचे आएगा, क्योंकि पानी का स्तर नीचे है। अब दूसरी कंडीशन आप यहाँ देखिए कि इसमें ये एक क्षेत्र है और इसी में हम बात करते हैं, यहाँ से एक नदी आ रही है लेकिन इसका जल तल कहाँ है, यहाँ तक है। तो आधार तल ज़्यादा गहरा नहीं होगा, आधार तल ऊपर होगा, मतलब धनात्मक होगा, ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि नदी तो ये कह रहा है कि समुद्र तल स्थिर रहने पर, स्थिर रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, नीचे चल जाएगा तो आधार तल में ऋणात्मक बहुत गहरा हो जाएगा, समुद्र तल ऊपर उठेगा तो आधार तल में धनात्मक परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये इसका आंसर है। कंसेप्ट का बात है, सममंडल में क्या क्या शामिल है ये तो आपको सब जानते हैं, इजी क्वेश्चन है। सौर मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल ये सममंडल में
आते हैं और बहिर्मंडल आ गया विषम मंडल में जाता है। तो ए बी सी जिसमें ऑप्शन होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो 13 में क्या हो गया हमारा दूसरा आंसर हो गया। धरातल को गर्म करने वाले सार्थक कारक कौन कौन से जिससे धरातल गर्म होता है। धरातल की बात की जा रही है सावधानीपूर्वक। भाई सूर्य ये तो है ही है। भूताप, भूताप का क्या लेना देना भैया, यहाँ पर है क्या लेना देना बताओ। नहीं है तो सी तो काटो, सी जैसे काट देंगे तो हमारे पास ए तो आ गया। और प्रतिविकर्ण की दीर्घ तरंगे मतलब लो वेग काउंटर पार्थिव तिरंगे, ये तो मेन है ना भैया, ये तो मेन है। तो ए और बी इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ठीक है, इस प्रकार हम समझ पा रहे हैं कि आरपीएससी किस प्रकार की क्वेश्चन कंसेप्चुअल पार्ट है, इसीलिए कट ऑफ कम गई थी। आप देखना 2015 में कट ऑफ 2013 की तुलना में कम गई थी। क्यों? क्योंकि जो पेपर था दिखने में आसान लगे, जब भी कंसेप्ट वाला पेपर होता है वो आपसे गलतियां करवाता है, उसको आप सतर्क होके करें। और एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले डार्क चॉकलेट खा लें ताकि आपके ब्रेन को टाइम टू टाइम एनर्जी मिलती रहे। जब आपका ब्रेन बिल्कुल ऊर्जा के साथ काम कर रहा होता है तो आप कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाओगे और आपसे जो मानवीय एरर होने की गलती होती है वो बहुत ह्यूमन एरर बहुत कम हो जाएंगे। भाई आपको जब थकान हो रखी हो, भूख लग रही है भयंकर, तो आप पढ़ने का मन करता है नहीं। तो इसलिए जब भी एग्जाम हॉल में जाओ फुल एनर्जी के साथ जाओ, भूखे मत जाओ आप। यदि पृथ्वी में किसी प्रकार का संचरण नहीं हो तो तापमान का अनुभव कैसा होगा। भाई पृथ्वी है, संचरण सर्व वायु का सर्कुलेशन, चाहे वायु का हो चाहे जलधाराएं, ये क्या करती है, तो ये तापमान का जो यहाँ से उच्च वायुदाब मान लो या निम्न वायुदाब है, उच्च वायुदाब से हवाएं चलती रहेगी और तब तक चलती रहेगी दोनों का तापमान एक जैसा नहीं हो जाए या दोनों की कंडीशन एक जैसी नहीं हो जाए। तो ये क्या करती है, वायु संचरण सम करने का काम करती है, समान दशाएं करने का काम करती है। लेकिन जब वायु संचरण हो नहीं रहा, किसी प्रकार का संचरण नहीं हो रहा, तो दशाएं क्या हो जाएगी भैया, विषम हो जाएगी। कंसेप्ट है कि नहीं है, देखा कंसेप्ट वाला, इसीलिए इस एग्जाम की कट ऑफ कम गई थी। समताप रेखाएं उन रेखाओं को मिलाने वाली कहते हैं, ये तो आपको पता होगा। समुद्र तल पर समयोजित समान तापमान, देखो समयोजित, इसमें समताप रेखाएं जब भी खींची जाती है, ध्यान रखना इसमें ऊंचाई के प्रभाव को नगण्य माना जाता है। ऊंचाई के प्रभाव आपसे ये कह दे कि कोई पहाड़ी स्थल है और इधर मैं है, तो यहाँ से जब खींचोगे तो इसकी जो पहाड़ी की ऊंचाई, इसके प्रभाव को नज़रअंदाज करते हुए खींचे जाओगे, तो उसमें उच्चावच का ध्यान नहीं रखा जाता। ये ध्यान रखने की बात है, समायोजित लिख रखा है। 17वां क्वेश्चन है, किसी दिए हुए वायु के द्रव्यमान में उपलब्ध जलवाष्प के द्रव्यमान को कहते हैं। वायु है, क्या द्रव्यमान है उसमें उपलब्ध है, उसको निरपेक्ष आर्द्रता भी कहते हैं, विशिष्ट आर्द्रता भी कहते हैं। लेकिन पूरी परिभाषा इसने दे रखी, इसलिए इसको क्या कर दिया, गलत कर दिया। आरपीएससी ने इसको गलत डिलीट कर दिया क्वेश्चन को। बढ़ते तापमान पर वायु की धारण करने की क्षमता क्या होती है, मैंने पहले ही 1 मिनट पहले है, वर्षा कब क्यों होती है उसमें बताया मैंने वर्षा के बारे में। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वही स्कूल लेक्चर वाले में जाकर बताया गया है। तापमान और आर्द्रता धारण करने की क्षमता में समानुपाती संबंध होता है। देखो तापमान बढ़ेगा, आर्द्रता कंडीशन अपने आप बढ़ती है, पानी वाष्प फॉर्म में बदलेगा तो आर्द्रता बढ़ेगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है हर जगह तापमान बढ़ेगा तो आर्द्रता बढ़ेगी। मान लो मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहाँ तापमान तो बढ़ रहा है लेकिन वहाँ जल ही नहीं है, तो क्या मिट्टी व जलवाष्प बनेगी क्या, थोड़ी। तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हर जगह लागू होती है। कंपनी का प्रोडक्ट लेते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन होती है, तो ये। लेकिन हाँ, धारण करने की क्षमता पहुँच रहा ना, तो ये तो कहीं पर भी जाओ बढ़ेगी, जिस दर से है उस दर से बढ़ेगी। तो इसका आंसर क्या है, उर्दू विकसित। ये वापस से कलर, क्योंकि इसमें ये भी सही आ रहा है, तो इसमें क्या उच्च स्त्री के बाद स्त्री, ये दोनों में उर्दूवाद हो सकता है, तो इसलिए इसको क्या करें, आरपीएससी ने गलत किया है। दूरों पर विक्षेपण बल क्या होगा, देखो ये मैंने समझा भी दूंगा, एक समझा भी रखा पहले मैंने कोरिलेस बल के ऊपर। जैसे जैसे पृथ्वी से ध्रुवों की ओर जाते हैं, देखिए यहाँ पर, तो हमारा जो पृथ्वी का कोरिलेस बल है वो बढ़ता जाता है, तो बढ़ता जाएगा तो विक्षेपण बढ़ेगा। यही कारण है कि आपको 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर 8 डिग्री साउथ के बीच जब कोरिलेस बल के कारण हवा में विक्षेपण नहीं होता, इसीलिए इस क्षेत्र में चक्रवात नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि हवाओं में घूर्णन हो ही नहीं पाता है, और जब हवाएं घूमेगी नहीं गोल गोल तो चक्रवात कैसे आएगा।
तो ये कारण था। तो अब नी है तो विक्षेपण बल क्या होगा, धीरे धीरे जिस दिन बढ़ता जाएगा, तो 20 में अपना है बढ़ता जाएगा। ठीक है, सब कंसेप्ट वाला पेपर है। घड़ी की सुई की विपरीत दिशा के भीतर दिशा में भीतर की ओर चलने वाला, देखो भीतर की ओर कहाँ चलेगा, देखो मेरी बात, भीतर की ओर चलता है तो तुरंत माइंड में आना चाहिए, इसको कहते हैं चक्रवात। बाहर की ओर चलता है उसको कहते हैं पृथ्वी चक्रवात। और घड़ी की सुई के विपरीत यूं हवाएं चलेगी, मतलब हवाएं अपने मार्ग से किधर जा रही है, दाएं। और दाएं किधर विकसित होती है, आप ये बना के, तो आपको पता है फेरल का नियम, उत्तरी गोलार्ध में दाएं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। अगर ये पता है तो आप इसको आंसर आराम से निकल जाओगे। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या है, इसमें उत्तरी गोलार्ध का चक्रवात, उत्तरी गोलार्ध का चक्रवात। और मैंने कल बताया भी थे वीडियो में कि इसका आंसर करने का कैसे है, तैयारी करने का पता। अब आता है इसमें हमारे क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में महासागरीय धाराओं के चक्रण की दिशा क्या होगी। कौन कौन सा होता है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के संबंध महासागरीय धाराएं। देखो महासागरीय धाराएं भी होती है, वो विंड सर्कुलेशन का, पवनों के अनुसार ही वो भी दाएं और बाएं घूमती है, फेरल का नियम उन पे भी लागू होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात है, देखो इसमें उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में अगर धाराएं देखोगे तो गल्फ स्ट्रीम गई, उत्तरी विस्तृत रेखा वाली गल्फ स्ट्रीम गई, यहाँ नॉर्वे की बनी, नॉर्वे की किनारी धारा बनी। तो ये संचरण कैसे हो रहा है, इसका कैसा लग रहा है, घड़ी की सुई के अकॉर्डिंग। इधर जाओगे तो ब्राज़ील धारा, फिर उसके बाद फॉकलैंड धारा आ गई, वेंगुला की धारा आ गई, और ये धाराएं ऐसे। इसका संचरण कैसे चल रहा है, ऐसे। तो हम कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में क्या हो गया इसका, ये उत्तरी गोलार्ध में तो क्लॉकवाइज, और इसमें हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो उत्तरी गोलार्ध में कहाँ दे रखा है, सुई के अनुरूप और दक्षिणी गोलार्ध विपरीत। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये। तो ये कंसेप्ट वाला पार्ट ज़्यादा है इसमें पेपर में। अब देखो ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। यदि चंद्रमा की घूर्णन गति को दुगना किया जाए, देखो किसकी बात कर रहा है, देखो दो गतियाँ होती है, एक तो होती है घूर्णन जो अपने अक्ष पे खुद घूमता है, और दूसरी होती है परिक्रमण। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, रोटेशन हो गया और रिवोल्यूशन, इसमें पिंड पृथ्वी के या किसी ग्रह के चारों ओर घूमता है, पिंड के चारों, इसमें अपनी जगह घूमता है घूर्णन। अब घूर्णन को दुगना कर रहा है भाई, दुगना कर 4, तो अगला किसी स्थान पर अगला ज्वार कितनी विलंब में आएगा। इसका मैं आपको यहाँ पर एक कंसेप्ट बता देता हूँ, शॉर्ट में बताऊँगा। यहाँ देख लो, जगह मिल गई अपने पास। देखिए दोस्त, इसमें क्या है, ये पृथ्वी का ये केंद्र, ये कोई स्थान है, ये मैं आपको कोई स्थान दे देता हूँ, ठीक है। और इसके चारों ओर चंद्रमा घूम रहा है, और चंद्रमा भी अभी यहाँ पर है। अब मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ, और आपका इससे कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ज्वार बाटे का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं कर पाओगे। शॉर्ट में समझाऊंगा, बाकी हमारे क्रैश कोर्स मिलेंगे। चंद्रमा 360 डिग्री कितने दिन में घूमता है, 27 दिन में। मोटा मोटा याद रखना, 27 दिन 28 दिन लेता है। तो इसका मतलब है 24 घंटे में कितनी डिग्री घूमेगा, मतलब एक दिन में 27 दिन में 360 डिग्री घूम रहा है। 360 का मतलब ये सारी देशांतर रेखाएं मानो आप, इस देशांतर पे था और सारे देशांतर घूमेगा पृथ्वी की तरफ मानते हैं। तो ये 13.33 आएगा। तो आप इसको 13 डिग्री मान लो कि एक दिन में चंद्रमा 13 डिग्री आगे बढ़ता है। पृथ्वी 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का टाइम लेती है, तो एक घंटे में कितना घूम रही है, तो आप इसका तो आप निकाल सकते हो ना, घंटे में 15 डिग्री चल रही है। और इसके आधार पर हम कहेंगे तो 1 डिग्री चलने में 4 मिनट का समय पृथ्वी लेती है। जब सोल्व करोगे तो आपका इसका आंसर आ जाएगा। ये बात हो गई। अब आपको समझना क्या है, ये 13 और 4 याद रखो आप। अब ये स्थान है, ये स्थान 12 घंटे में यहाँ जाएगा, तो इसके यहाँ आने पर ज्वार आना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर एक दिन में 13 डिग्री आगे बढ़ता है, लेकिन ये 12 घंटे में कितना बढ़ेगा आगे, 6.5
डिग्री। अब 6.5 डिग्री आगे बढ़ गया, तो इस पृथ्वी को 6.5 डिग्री कवर करने के लिए क्या चाहिए, एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। और हमें पता है 1 डिग्री कवर करने में कितना टाइम लेती है, 4 मिनट का। तो 6.5 में कितना लेगी, 4 मिनट। तो 6.5 इंटू 4 मिनट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 26 मिनट और टाइम लेगी। कितना टाइम लेगी भाई, चंद्रमा की अपनी घूर्णन गति है वो कम की है, परिक्रमण गति नहीं की है। वो तो जिस मार्ग पे चल रहा है उसी दर से चलेगा, यहाँ पे गति कम नहीं की है। इसको तुम दुगनी करो तिगुनी करो अपनी जगह, उसको 5 गुनी कर दो घूर्णन गति को, कोई फर्क नहीं पड़ता ज्वार बाटे पे। ज्वार बाटे पे चंद्रमा की, मैं बता देता हूँ, ज्वार बाटे पे चंद्रमा की किस गति से फर्क पड़ता है, चंद्रमा की घूर्णन गति का फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। चंद्रमा की कौन सी गति का फर्क पड़ेगा, परिक्रमण का तो पड़ेगा चंद्रमा की गति का। इसको मैं आपको यहाँ पर कह देता हूँ, मून की गति है वो परिक्रमण का, और घूर्णन गति होगी अर्थ की। अर्थ की अगर घूर्णन गति होगी दुगनी तिगनी तो फर्क पड़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ज्वार बाटे पर चंद्रमा की परिक्रमण का फर्क पड़ता है, ज्वार बाटे पर पृथ्वी की घूर्णन गति का फर्क पड़ता है। अगर यही क्वेश्चन कह दे कि पृथ्वी की परिक्रमण गति को तिगुना कर दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन अब देखो इसमें, तो इसका क्या है 26 मिनट। तो इसमें लिए हमारा इस आंसर का क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या है, घूर्णन गति दुगनी आधी रह जाए दुगनी की कोई फर्क नहीं पड़ता, विलंब से आएगा, कितने विलंब से आएगा, 26 मिनट विलंब से आएगा। ठीक है, ये आपको निकल गया। महाद्वीपों के पूर्वी भागों पर कौन से भाग की बात कर रहा है, ये अभी जलवायु का अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जलवायु में से ये मैं वहाँ बताऊँगा, अभी इसको याद कर लो। सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु पाई जाती है, ये आपको मैं बताऊँगा अभी 45 से 65 के बीच में, आगे स्लाइड है इसमें। जिस अच्छा 2 क्वेश्चन थे यहाँ पर, अच्छा ये गलत कर दिया मैंने यहाँ पर, ये इसका नहीं था, ये इसका था, ये कहाँ गया भाई, ये हमारा आंसर 26 डिग्री था, वो 26 मिनट का, ये अलग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप छूट गया था, ये करते हैं। यदि पृथ्वी और चंद्रमा की घूर्णन गति आधी रह जाए, देखो अब चंद्रमा की घूर्णन गति इसका तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पृथ्वी घूर्णन गति का फर्क पड़ता है, तो यहाँ फर्क होगा। तो किसी स्थान पर अगला ज्वार कितनी विलंब में आएगा, अब आप देखो, अब इसमें यह आपके समझ में आ गया भाई, ये यहाँ आ गया, ये स्थान जब यहाँ आएगा घूम के, कोई स्थान, ये पृथ्वी का स्थान यहाँ घूम के आएगा और वापस यहाँ आता है, किस गति से, जो अभी पृथ्वी की चल रही है, तो 26 मिनट आ रहा है। लेकिन अब आधी कर दिए तो टाइम क्या हो जाएगा, जब आधी करेंगे तो टाइम दुगना लगेगा। जैसे पृथ्वी अभी घूर्णन गति 24 घंटे में कर रहा है, एक दिन पूरा घूर्णन 24 घंटे में, अगर आधी गति करेंगे तो 48 घंटे में करेगा, 2 से इंटू करेंगे ना। उसी प्रकार से अगर ये 26 में था, अगर आधी कर दिए तो ये 26 मिनट को लेने में कितना टाइम लगेगा, 26 इंटू 2 बराबर 52 मिनट। तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर है वो है 52। जिस महासागरीय गहराई पर, यह कर लिया आपने, जिस महासागरीय गहराई पर हेलोक्लाइनल स्थिति रहती है वह है कितने मीटर गहराई पर होती है, वो आपको बताना है। तो 26 का जो आंसर है वो 26 में आपको पता है इसके बीच की कंडीशन रहती है। बिहार से सासाराम से लेकर जब भारत की चट्टानें पड़ेंगी तब इस चीज़ को हम क्रैश कोर्स में शामिल करेंगे। अभी समझ लो कि इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं। राजस्थान से लेकर चित्तौड़गढ़ फैली लगभग सभी क्रमिक में सेल समूह की है, वह क्या है, कौन सी सेल समूह की है, वह है विंध्यन क्रम की है, जिसमें चूना अधिक मिलता है। हाँ, ये देखो यहाँ पर, इसमें मैं बता रहा हूँ, ये जलवायु प्रदेश है, कौन कौन सी जलवायु पेटियाँ, ये आपको इतना देखो, कभी भी जलवायु पेटियों के लिए आप लाइन से नहीं कह सकते कि यहाँ पर शीत है और यहाँ पर गर्म आ गई तुरंत नीचे, कोई बाउंड्री नहीं होती, संक्रमण क्षेत्र हमेशा होगा। इसीलिए कई बुक्स में अलग अलग दे रखा, कहीं 45 डिग्री लिख दिया, कहीं पर 40, तो कोई लाइन से हम जलवायु को कभी बांट नहीं सकते। जिस प्रकार से बायोम में इकोटोन होता है संक्रमण क्षेत्र, इसी प्रकार जलवायु क्षेत्र में संक्रमण होगा। लेकिन इसको मैं आसानी से समझा सकता हूँ आपको यहाँ पर, ये आप याद करो। अगर ये चार्ट आपको याद हो गया तो आपका जलवायु का एक भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से गलत, वो कह रहा था कहाँ से 45 से 60 के बीच कह रहा था, तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो आप, ये भूमध्य रेखा है, ये आपकी भूमध्य रेखा है। जितना जोर आपको आएगा वो 30 तक ही आएगा, 30 डिग्री उत्तर से लेकर 30 डिग्री दक्षिण तक में ही जोर आता है, बाकी जोर नहीं आएगा। इसमें देखो, ये तो भूमध्य रेखा जलवायु हो गई, 5 डिग्री
से 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ में ये वाला भाग है, इसमें उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है जिनको AR से कहते हैं। और ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है AR, दोनों गोलार्धों में। ठीक है, इसका जो किनारे हैं ध्रुवों की ओर, वहाँ पर पाई जाती है सवाना तुल्य जलवायु। कौन सी? सवाना। तो यहाँ पर कौन सी है? सवाना तुल्य जलवायु। और वर्षा वन वाली जो है, जो डेंस फॉरेस्ट है, वो भी आपके महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाए। इधर पश्चिम है, पश्चिमी भाग, ये मध्य भाग, सॉरी ये पूर्वी भाग, और इधर ये पश्चिमी भाग। तो पूर्वी भाग में भी ये वर्षा वन पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर भी संक्रमण, जैसे भारत के पूर्वोत्तर भारत में वर्षा वन पाए जाते हैं, इस प्रकार कंडीशन इसमें आ गई। फिर इसके जो सवाना तुल्य है, जिसको AW कहते हैं, सवाना के जस्ट आगे अगर बात की जाए तो वो पाई जाएगी सारा तुल्य, जो 25 से 30 डिग्री अक्षांश तक पाई जाएगी। और इसी संकरण में महाद्वीपों के किधर? उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों के पूर्व में, और दक्षिणी गोलार्ध में महाद्वीपों के पश्चिम में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। फिर यहाँ तक ये थोड़ा सा टिपिकल था, अब आगे दे दो, आगे बहुत ईजी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो 30 से 45 डिग्री है, उसके बीच महाद्वीपों का अगर पूर्वी भाग है तो वहाँ पाई जाएगी चाइना तुल्य जलवायु। कौन सी तुल्य? चाइना तुल्य जलवायु, ये पाई जाएगी चाइना तुल्य। मध्य भाग है तो इसमें पाई जाएगी स्टेपी, निम्न अक्षांशीय स्टेपी। और पश्चिमी भाग है तो यहाँ पाई जाएगी भूमध्य सागरीय जलवायु, जिसमें ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है और शीतकाल में वर्षा होती है, ये हम जलवायु में पढ़ लेंगे। ठीक इसे 45 से 60 है तो महाद्वीप का पूर्वी भाग है, तो वहाँ पर पाई जाएगी सेंट लॉरेंस। जो पूर्वी भाग मतलब जैसे अमेरिका है, अमेरिका के पूर्वी भाग में इसी अक्षांश के बीच सेंट लॉरेंस नदी है, और इस सेंट लॉरेंस नदी के नाम पर यहाँ पर सेंट लॉरेंस जलवायु कहते हैं, जो महाद्वीपों के पूर्वी भाग में पाई जाती है। क्या? कहाँ पर? 45 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच। और अगर पश्चिमी भाग होगा तो वहाँ पर पाई जाएगी कौन सी जलवायु? यूरोपीय तुल्य जलवायु, जो कैलिफोर्निया के पास भी इसी प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। और मध्य में है तो यहाँ पर पाई जाएगी स्टेपी तुल्य जलवायु, मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु। 60 से 65 है तो उस वाले बेल्ट को हम कहते हैं टैगा, जिसको उपध्रुवी भी कहते हैं, बोरियल कहते हैं, इसको DC भी कहते हैं, DC। ये DB सेंट लॉरेंसियन होती है, DO ये होती है यूरोपीय तुल्य जलवायु। उस प्रकार 65 से 70 के बीच में टुंड्रा जलवायु है, और उसके बाद सतत हिमटोपी है। तो इस प्रकार ये वर्गीकरण आपको मोटा मोटा याद होना चाहिए। देखो 2-4 डिग्री पर 5-5 डिग्री अक्षांश कहीं फर्क पड़ता है, लेकिन याद करने के लिए ये हमें याद होना चाहिए। अगर ये चार्ट हमें याद होता तो अपन इसका आंसर क्या है? 45 से 60 डिग्री महाद्वीप के पूर्वी भाग में। देखो क्वेश्चन देखिए आप क्या पूछ रहा था, ये महाद्वीपों के पूर्वी भाग में, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। और अगर यही पूछ कर पूर्वी भाग न होकर पश्चिमी भाग कर लेता तो यहाँ का जलवायु का आंसर होता ये, और इसी में अगर मध्य करता तो इसमें से कोई आंसर नहीं होता। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो इस प्रकार भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। आ जाओ इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ये पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत जब पढ़ेंगे तो उसमें आओगे। ये फैक्ट वाला क्वेश्चन है, जिसमें कोबर ने एक साइड से भू संचलन बताया। तो ये जिस प्रकार की बातें हैं वो आपको इसमें जो आंसर आएगा आपका, वो कौन सा आंसर है? तो इसका है 28वां क्वेश्चन है। तो 28 में जो आंसर आएगा हमारा, ये उत्तर से बता रहा है, वो कह रहा है कौन? स्वेज कह रहा है। दक्षिण से बता रहा है, वो आर्गंड बता रहा है। और दोनों ओर से बता रहा है, वो कोबर ने दोनों ओर से बताया है। और किसी भी ओर से नहीं, वो सिडनी बुरार्ड ने बताया है। तो ठीक है, इस प्रकार का ये सिद्धांत, पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत पढ़ेंगे जब इसको चर्चा करेंगे। इस प्रकार याद कोपेन का ये आपको पता है, भारत की जलवायु मैप आपको याद होगा, तो इसमें ये पता होगा। तो ये कहाँ पर है? केरल के पास AMW प्रकार की जलवायु है। और इस प्रकार की थोड़ी सी जलवायु हमें पूर्वोत्तर भारत में भी मिलती है। बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप के विषय में सही बताइए। अब बेलनाकार प्रक्षेप है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें है, और ये मैं बताऊंगा आपको, शायद आगे दे रखा है स्लाइड, देखो इसमें आप, ये 12वीं क्लास की 11वीं की है, जिसमें लिख रखा है, उसको पढ़ने के बाद सोल्व करते हैं उस क्वेश्चन को। सभी अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के बराबर होती है, इन पर मापनी अशुद्ध होती है। ठीक है, सभी देशांतर रेखाएं अपनी वास्तविक लंबाई से क्या होती है?
देशांतर रेखाएं छोटी होती है, जो मापक अशुद्ध होता है। इस प्रक्षेप में आकृति और दिशा दोनों शुद्ध होती है। क्या होती है इसमें? आकृति और दिशा दोनों शुद्ध होती है, समानांतर होती है। ये सारी विशेषताएं समकोण पे काटती है। मापक में भूमध्य रेखा अपनी वास्तविक लंबाई के बराबर होती है, तब भूमध्य रेखा की मापनी शुद्ध होती है। इसमें शुद्ध क्षेत्रफल होता है। ये सूर्य इसके दोस्त थे, ठीक है। ये लंबाई बराबर होती है, इसलिए अशुद्ध होता है। देशांतर की वास्तव में छोटी होती है, इसलिए ये शुद्ध होती है। ये कमियां थी, ये विशेषताएं थी। जब हम पढ़ेंगे तो अब देखो, इसमें भूमध्य रेखा दोनों की लंबाई समान होती है। ये बात बिल्कुल अपन ने पढ़ी है, ठीक है। तो 30 है, 30 में हमारा पहली बात तो हमने ये पढ़ी, देखो ये रहा, हमने पढ़ा है कि इसमें भूमध्य रेखा अपनी वास्तविक लंबाई के बराबर तो होती है, और सारी जो देशांतर रेखाएं हैं ये सब की सब है, ये भूमध्य रेखा के समान है। तो ये बात इसमें मानचित्र याद होना चाहिए। इस प्रकार से पहला ये आ गई, ठीक है। ये शुद्ध क्षेत्रफल और शुद्ध आकृति बताता है। इसमें कहाँ लिख रखा है शुद्ध क्षेत्रफल और शुद्ध आकृति बताता है? हाँ, शुद्ध क्षेत्रफल बताता है, लेकिन आकृति की बात नहीं है। शुद्ध आकृति नहीं, शुद्ध क्षेत्रफल बताता है। तो इसलिए हम क्या कर देंगे, इसमें इसका बी वाला ऑप्शन है। ये एक होता तो ठीक था, लेकिन ये आकर के गलत कर दिया, तो बी काटोगे, बी काट दो। तो इस क्वेश्चन में फिर बचा कौन सा ऑप्शन हमारे पास? इस दो में आगे देशांतर रेखाएं लघुवृत्त पृथ्वी के व्यास के बराबर होती है, ठीक है। ये मैं नहीं पता, मान लो एक तरह से देशांतर रेखाएं लघुवृत्त पृथ्वी के व्यास के बराबर होती है। देशांतर रेखाएं समदूरस्थ होती है, समान दूरी पे होती है। देख लो, सभी देशांतर रेखाएं क्या होती है? समान दूरी पे है, तो डी भी होगा इसमें, ठीक है। और देशांतर रेखाएं लघुवृत्त पृथ्वी के व्यास के बराबर होती है। अगर पृथ्वी का जो व्यास है उसके बराबर होती है, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारा इसमें जाके पढ़ेंगे, तो इसमें हम कहेंगे इसका व्यास, वो स्लाइड नहीं है, लेकिन व्यास के बराबर होती है, वो इसमें आई नहीं। तो इस प्रकार से इसका आंसर हमारा हो जाएगा ये। इसलिए जब हम प्रोजेक्शन पढ़ेंगे तो इसकी गुण दोष पढ़ना पड़ेगा, और सफलता लेने के लिए तो ये होना ही चाहिए। मोलविड के प्रक्षेप में केंद्रीय मध्याह्न रेखा प्रदर्शित होती है। देखो, मोलविड का प्रक्षेप है। सबसे पहले ये प्रक्षेप क्या है? इस प्रक्षेप का, मोलविड का प्रक्षेप में दिखाता हूँ, ये रहा, ये समक्षेत्र प्रक्षेप है। जब क्षेत्र समान होगा तो इसकी आकृति भी समान होगी, तो सारी अक्षांश रेखाएं वो अपनी वास्तविक आकृति के बराबर सी होती है, जैसी है वैसा इसमें होता है, ठीक है। तो इसमें अब देखो, ये मोलविड देखना, ये पृथ्वी की आकृति जैसे लग रहा है ना, तो इसमें जो समान है, तो अब इसमें है कि मोलविड में केंद्रीय मध्याह्न रेखा जो भी होगी वो क्या होगी? उसकी आकृति के बराबर होगी, ठीक है। उसकी आकृति की वास्तविक लंबाई के बराबर होगी, सारी की सारी इसमें। तो ये मोलविड हो या सिनुसोइडल, ये सब समक्षेत्र प्रक्षेप है। क्या है? समक्षेत्र प्रक्षेप है। ये भी एक डायग्राम है। दिए हुए प्रकीर्णन आरेख प्रदर्शित करता है आर का मान क्या होगा। अब ये इस प्रकार का जो मैप आता है उसमें आपको ये पता होना चाहिए इसका मान क्या होगा। मान निकालना सिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा वेरी कर गया, तो इस प्रकार से इसका मान भी प्रदर्शित होना चाहिए। निम्नलिखित समकोण के लिए कोटि आकार सहसंबंध, इसका कोटि आकार सहसंबंध आप जब निकालोगे तो इसका कोटि आकार सहसंबंध क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं है, कोई सहसंबंध ही नहीं है। ये सब एक समान है, ये बढ़ रहा है तो कोई सहसंबंध नहीं है, तो आप देखते ही इसको ठीक कर दोगे अगर आपने प्रैक्टिस की है तो नहीं की है तो ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हम करवाएंगे। तो 33 में 3 मर्केटर प्रक्षेप। मर्केटर मैंने पहले बताया था कि मर्केटर में दो चीज़ होती है, एक तो इसमें शुद्ध आकृति होती है और एक इसमें क्या होती है? शुद्ध दिशा। तो अब ये पूछ रहा कि कौन सी नहीं होती है, तो भाई शुद्ध आकृति शुद्ध दिशा होती है, तो ये तो सही हो जाएगा। आप लोगों को बताना गलत, तो ये बात तो सही है स्टेटमेंट। तो इस प्रकार इस ऑप्शन में तो ये गलत हो जाएगा, इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। शुद्ध दिशा प्रक्षेप शुद्ध दिशा होती है, ये बात सही है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये भी गलत हो जाएगा। शुद्ध आकृति ये होती है, समक्षेत्र प्रक्षेप इसमें नहीं होता है, और यही हमें बताना था। तो इसमें 34 में हमारा हो जाएगा आंसर 1। अरावली के जलवायु को निर्धारक कारक हो रहा है। अरावली के राजस्थान में जलवायु के निर्धारक तत्व क्या है? कई बार जल्दी से पढ़ने में गलती कर देते हैं, और ये गलती हमारी एग्जाम में बहुत ज़्यादा होने की संभावना होती है। तो अरावली की अवस्थिति मेजर बहुत महत्वपूर्ण, ये तो करेगा ही। अरावली की दिशा ये है, समुद्र से दूरी ये भी है।
तो इस प्रकार ये 3 तो हमें देखते ही पता लग रहा है कि ये तो है वर्षा की अनिश्चितता। अरे भाई, वर्षा की अनिश्चितता जो इन कंडीशन के कारण है, ये कोई कारण थोड़ी है, ये तो परिणाम है, परिणाम है। और परिणाम पूछ नहीं रहा है, कारक पूछ रहा है, तो डी काटो। वैसे डी ऑप्शन में है भी नहीं, देखो डी ऑप्शन में कहीं कहीं पर भी नहीं है, लेकिन हाँ ये 3 सही है। इस प्रकार से इसका आंसर देखो कितना, मतलब 4 ऑप्शन बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, ये 3 ऑप्शन में काम कर रहा है और आरपीएससी वाले दे भी नहीं रहे। लाल और पीली मिट्टी का युग्म किस जिलों में पाया जाता है? मिट्टी में इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की मिट्टी आपको याद होनी चाहिए कौन सी मिट्टी कहाँ है। तो लाल और पीली मिट्टी होती है वो सवाई माधोपुर करौली के अंदर है। क्या स्लाइड होगी पूरी? ये अभी राजस्थान में से आ रहे हैं। सागवान के वन कहाँ हैं? राजस्थान जब पढ़ोगे तो आपको सागवान के वन कहाँ पर है? डूंगरपुर बांसवाड़ा में सागवान के वर्षों की वर्षा अधिक चाहिए। कॉमन सेंस लगाओ, वर्षा अधिक कहाँ होगी? दक्षिण में होती है, इधर तो वर्षा के हिसाब से जितने मिलीमीटर की समवर्षा रेखा जितने भागों में बांटती। ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, सब में बुक्स में पढ़ा भी है। 50 सेंटीमीटर लिखा हुआ है सब बुक्स में। लोगों ने भी सोचा कि कहीं ना ये 2 भागों में बांटने 50 की बात कर रहा है, लेकिन ये बात कर दी मिलीमीटर की, जबकि यह है सेंटीमीटर। और जब सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलेंगे तो 10 से इंटू करना पड़ेगा। इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा? 500। तो ये देखो इसमें आते हुए क्वेश्चन गच्चा आदमी कैसे खाता है? मिलीमीटर गलती में इसको सेंटीमीटर पढ़ लिया, उसने गलत कर दिया। जिसने मिलीमीटर पढ़ लिया और कन्वर्ट कर दिया उसका ये आंसर सही हो गया। राजस्थान में वर्षा की घटती प्रवृत्ति की विशिष्ट दिशा क्या है? जो मानसून में वर्षा घटती है अपने, तो आपको ये बता दो, आपको पता है किधर से किधर घटेगी? ये प्रवृत्ति हमारे घटती हुई है, इधर जाएंगे तो घटेगी, इधर भी जाएंगे तो घटेगी। तो अब इसका जो 36 का आंसर है वो क्या है? घटती हुई प्रवृत्ति क्या है? तो इसका 36 में जो आंसर क्या है? दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर अपन जाएंगे। तो इस कंडीशन इधर से कौन सी हवाएं आती है? अरावली के पास वाली कंडीशन जो अरब सागर से हवाएं आती है वो यहाँ बरसात करेगी। दक्षिण पश्चिम व दक्षिण पूर्व, और इधर से दक्षिण पूर्व ये वाला हिस्सा, और इधर से अपन कहाँ जा रहे हैं? इस दिशा में जा रहे हैं। तो कौन सी दिशा ये भाई? अरावली के तो पास ये तो होगी अरावली की, तो ये है उत्तर पश्चिम। तो इधर वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। तो हमें वर्षा की टेंडेंसी आपकी बार हो सकता है राजस्थान पहुंच ले, आने वाले टाइम में भारत के पहुंच ले, तो ये आपको पता होना चाहिए। तारा स्तूप जिसके निकट बनते हैं वो, ये सारे के सारे अपने हुकुमचंद, सॉरी क्या नाम उसका, राजस्थान का भूगोल हरिमोहन सक्सेना में मिल जाएंगे, वैसे के वैसे क्वेश्चन है। तो ये कहाँ पर से बना है? तो इसमें बहुत सारी जगह है, इसीलिए क्या है ये क्वेश्चन को आरपीएससी ने डिलीट कर दिया, क्योंकि इसमें सूरतगढ़ भी आ रहा है और जोधपुर के आसपास जैसलमेर में भी, तो इसलिए इसको काट दिया। राजस्थान की विंध्यन कगार जिससे निर्मित है वह है, देखो अभी विंध्यन कगार की बात की जाए, हमने बात की है जस्ट पहले, इससे जो किया था कि बालों का पत्थर इसमें है, तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा। राजस्थान में कुल क्षेत्र लगभग कितना प्रतिशत भाग फसली क्षेत्र है? ये हमारे इकोनॉमिक सर्वे से ले लिया गया था, करंट का है, तो इसको आप ऐसे उठाना पड़ेगा इसको। तो आंसर जो 42 है, तो 42 में कितना फसली भाग है कुल क्षेत्रफल का? तो फसली भाग हमारे पास अच्छा खासा यहाँ पर फसल के लिए हमारे पास अवेलेबल है ज़मीन 70%। पर्वत निर्माणकारी घटनाएं देखो कैम्ब्रियन, फिर के कर लो इसको, तो कैम्ब्रियन देखो सबसे पहला आता है चर्चियन, जिसको आर्कियन भी बोलते हैं, सबसे पहला का। और सबसे लास्ट का जो है हमारा है वो आपको पता है अल्पाइन, नया जो हिमालय बना है। तो स्टार्ट और लास्ट, स्टार्ट तो कहाँ है? चर्चियन यहाँ पर है, और ये लास्ट में यहाँ पर है। तो इस प्रकार ही हमारा आंसर जब निकल जाएगा 43 में। कैलेडोनियन और हर्शियन आपको नहीं पता, लेकिन इस आधार पर भी हमें इतना पता है कि स्टार्टिंग ये है और लास्ट, कम से कम ये तो पता हो गया, तो भी एटलीस्ट आप इस आंसर को करने की कंडीशन में पहुंच सकते थे और पहुंच दिया भी होगा। हमारा इसी में सिलेक्शन हुआ, इसी पेपर में। ऊंचाई और स्थलाकृतिक स्तंभों के मध्य, ये 2018 में भी इसमें से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। ऊंचाई और स्थलाकृतिक स्तंभों के मध्य विपरीत संबंध, मतलब ऊंचाई अधिक और स्थलाकृतिकों के मध्य जो विपरीत संबंध बताया है वो किसने बताया? प्राट ने।
प्राट ने क्या करा है, प्राट सबका आधार तल एक मानता है। ऊंचाई व स्थलाकृतिक स्तंभों के मध्य विपरीत संबंध जिस पर कल्पना है वो प्राट की है, और ये हमने कल पढ़ा है, कल देख लें। टेरेन होते हैं, टेरेन धाराएं होती है एक तरह से मेंटल, जो भ्रंश के रूप में मेंटल के समानिक और मेंटल विवर्तनिक प्रभाव से गतिमान प्लेट खंड होते हैं। ये प्लेट छोटे छोटे प्लेट खंड, ये आपको पता होना चाहिए। दिया गया चित्र जिस प्रकार का वर्णन प्रदर्शित करता है वह क्या है, ये वर्णन का प्रकार है। देखो ये दोनों रेखाएं समानांतर, ये सब समानांतर से लग रही है, और जब समानांतर हो जाए तो उसमें फिर इनकी नति क्या होगी, समान हो गई। देखो दोनों ढाल समान हो वो तो है सममित, और जिसमें एक ढाल 90 डिग्री का कोण बनाए वो क्या है, एकनत, और जो घूम कर बहुत ज़्यादा घूम जाए दूसरी 37 के समान परिवलित, और ये जो दिख रहा है वो हमारा क्या है, समनत वलन है। इनके डायग्राम हमें याद होने चाहिए। दिए गए भ्रंश में प्रदर्शित है, ये किस प्रकार का भ्रंश है। दो प्लेटें हैं और दोनों प्लेटों में यहाँ इधर प्रभाव हो रहा है, इधर इसका प्रभाव हो रहा है, मतलब अपसरण हो रहा है प्लेटों का, और प्लेटों के अपसरण से जो बनता है वो सामान्य भ्रंश बनता है। अगर यही क्वेश्चन इसका आंसर तो ये हो गया। अगर यही क्वेश्चन में यूँ हो जाता, ये भाग ऐसे, तो इसमें व्युत्क्रम भ्रंश होता था, क्योंकि ये संपीड़न के कारण बनता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका किस प्रकार के भ्रंश पढ़ोगे तब भ्रंशों में ये डायग्राम भी आपको होना चाहिए, कौन सा बल कहाँ लग रहा है। जैसे प्रकार कल पढ़ा था अपन ने, रिप्ट घाटी और भ्रंश घाटी में क्या अंतर है, और बाकी डिटेल से जब जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे वो है। ब्लॉक पर्वत भ्रंशोत पर्वत में क्या अंतर है। ठीक है, तो ये सारी गतिजन्य वायुपेटियाँ कौन सी है जो गति के कारण बनती है, वो तो आपको पता है। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, केवल की बात नहीं करा, केवल में फंस जाओगे। तो यहाँ बात कर रहा है ये, तो ये दोनों पेटियाँ हैं वो गतिजन्य हैं, ये तापजन्य है, और निम्न जो है दाब वाली जो भूमध्य रेखा वो भी तापजन्य है। यदि प्रवृत्ति का धरातल सर्वत्र समतल होता है और पृथ्वी घूर्णन नहीं करती हो तो समदाब रेखाएं, देखो पवने समदाब रेखाओं के परिप्रेक्ष्य में समदाब रेखाएं कोई सी भी हो, अगर अभी विक्षेपित हो रही है उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में हमारे उत्तरी गोलार्ध दाईं ओर जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में हमारे बाईं ओर। ये क्यों हो रही है, क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन गति से उत्पन्न कोरिलियस बल के कारण हो रही है। जब ये बल नहीं होगा और कोई घूर्णन नहीं है तो ये फिर सीधी चलेगी ना, तो समकोण पे चलेगी। तो इसका आंसर क्या है, सी, समकोण पे चलेगी। कोरिलियस बल जिन पर अधिकतम पड़ता है, मैंने पिछली बार बता दिया, वह है ये ध्रुवों पे अधिक पड़ता है। और ध्रुवों पे कौन सी हवाएं चलेगी, या आप बताओ ध्रुवों पे कौन सी हवाएं चलती है, ध्रुवीय पवनें चलती है। इस प्रकार वहाँ पर होगा। पवनों पर पड़ने वाले बलों का योग शून्य हो जाने पर स्थिर गति व दिशा से चलने वाली पवनों को कहते हैं। ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन था, और 2012 में वहाँ इसका इंग्लिश वर्जन नाम दे दिया। ठीक है, और वहाँ पर भूस्थिर पवनें भी थी। तो इस प्रकार इसका जियोस्ट्रोपिक, जो पृथ्वी के घर्षण बल वहाँ पर शून्य हो जाता है 2-3 किलोमीटर ऊपर में, वहाँ ये चलती है। कोपेन ABC ये आपको दे रखा है। अब आपको पता है A एनवर्ती हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब इसमें मिलान करोगे तो पहले में हमारा आएगा 4, तो पहले में 4 ये है, तो मतलब ये तो काट ही दो, इस पर माथाफोड़ी नहीं करनी। फिर ये E वाला पता आपको कि ये ध्रुवीय है, तो ये 3 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा आंसर ही हो जाएगा। ये आपको आता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। B में C में आपका, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल है, शुष्क है, तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। आप तो इसमें इतना कर लो, काम बन जाएगा आपका। ये टाइम बचाने का एक तरीका है। एलिमिनेट करते रहो, एलिमिनेट करोगे तो निकल जाएंगे बाहर। जो चीज़ें काम की है वो अपने पास आ जाएगी। वलयाकार भित्ति निर्माण के सिद्धांत प्रस्तावक है। ठीक है, ये एटोल के संबंधित बताया गया सिद्धांत है, और किस किस ने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं। डेली का सिद्धांत, ये मरे का, डार्विन का। ठीक है, तो इस प्रकार के जो सिद्धांत है वो आपको पता होना चाहिए कि सिद्धांत तो एटलीस्ट आप रट लो कि, और वो टॉपिक वाइज, जैसे वातागर जनन से संबंधित है, पर्वत निर्माण कार्य से संबंधित कौन कौन ने क्या क्या सिद्धांत दिया है। ठीक है,
और क्या बोलते हैं उसको, हमारे एटॉल से संबंधित किसने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, नगर से संबंधित जो है केंद्रीय स्थल से संबंधित सिद्धांत में कौन कौन उसने क्या क्या सिद्धांत दिए। तो ये सिद्धांत तो आपको याद होने चाहिए और ये सोचने का विषय नहीं होना चाहिए, तुरंत आंसर निकल जाए। जैसे पहला इसमें जो अपने आंसर है डिस्कस करने से पहले हम बता देते हैं कि स्थिर स्थल वो है मरे। देखो मरते ही आदमी क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, मरे स्थिर। जब तक नहीं मरेगा तब तक क्या है, वो गतिशील है। तो मरे स्थिर कहाँ है, ये और ये, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी कट जाएगा और ये ऑप्शन भी कट जाएगा। अब आ जाओ हिम नियंत्रण। तो हिम नियंत्रण का तो आपको पता है डेली, और डेली यूज पे हमें हिम को नियंत्रण करना चाहिए। अगर हिम नियंत्रित रहेगी तो जलवायु कटिबंध ठीक रहेंगे। तो डेली किस में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो अभी आंसर हमारा नहीं निकल पा रहा। अब आ रहा है निमज्जन, ठीक है। सब्सिडेंस, सब्सिडेंस की बात करते हैं तो डार्विन की है, अवतलन सिद्धांत, डार्विन का अवतलन सब्सिडेंस, तो इसमें आ रहा है सी। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 1। और अपर्दन किसका है, अगासीज का। तो इस प्रकार इसका ये आंसर हमारे पास आ गया। प्रवाल भित्ति की लवणता कितनी होनी चाहिए, लवणता का क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, 27 से 30 डिग्री फैक्ट है। हर्माटाइप होती है एक प्रकार की, क्या होती है हर्माटाइप, हर्माटाइप अगर आपने पढ़ा है तो ये प्रवाल का एक प्रकार है, प्रवाल होती है। जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर से चूरू झुंझुनू तक फैली हुई कर्मिक पेटी जिसमें कृषि से संबंधित है। यहाँ की कृषि किसके लिए जानी जाती है, ये आपको पता है, मृस्थलिक दशाएँ हैं। और बाड़मेर तो बाजरे के लिए प्रसिद्धि है। नर्मदा योजना में सर्वाधिक लाभान्वित ऐसी बूंद बूंद सिंचाई परियोजना और फव्वारा पद्धति से सिंचाई है जो जुड़ी हुई है, वो जालोर से है, नर्मदा योजना से संबंधित है। तो 57 में हमारा 1 हो जाएगा आंसर। 2001-2011 के दशक में जिन जिलों में जनसंख्या के घनत्व को क्रमशः सर्वाधिक और न्यूनतम वृद्धि हुई है, तो जनसंख्या के आंकड़े याद करने पड़ेंगे, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो 58 में जो हमारा आंसर हो जाएगा वो सबसे अधिक वृद्धि और सबसे अधिक कमी, ये कूट है उसमें इन्हीं में है। इस प्रकार जिस यूनानी विद्वान का विचार था कि सारे इतिहास को भौगोलिक परिप्रेक्ष्य से और सारी भौगोलिक इतिहास को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से परखना चाहिए, ये तो आपको पता है, जिसके पिता इतिहास के पिता कहते हैं वो है हेरोडोटस, ठीक है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। जिस अवधि में घटनाक्रम द्वितीय विश्व युद्ध की ओर अग्रसर था उस अवधि में यूरोप में सीमा विवादों का अध्ययन करने वाले, अब द्वितीय विश्व युद्ध की आपको पता होना चाहिए कि ये बात कर रहा है 1939 से 1945 के बीच की बात कर रहा है। तो कई विद्वान तो इसमें थे ही नहीं, तो इसमें 60 के अंदर जो हमारा है वो हॉटसॉन इसका आंसर है, ठीक है। ये बाकी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और याद रहे शाम को जो हमारी क्लासेस आती है, लाइव क्लासेस क्रैश कोर्स की, जिसमें ये सारे क्वेश्चन, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आपने वो वीडियो भी देख लिए तो आपका काम बन जाएगा। उन वीडियो को अभी देख लो एक बार, और लास्ट में आपके जब एग्ज़ाम रहे 5 दिन